पिछले 2-3 सालों में गौतम अडानी बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, चाहे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आना हो या एनडीटीवी का एक्विजिशन हो। इनकी वेल्थ राइज भी इतनी ज्यादा मीटियोरिक है कि भैया चार्ट बनाओ तो लगता है एवरेस्ट का माउंटेन क्रिएट कर दिया गया है। और इस वेल्थ राइज को लेकर क्वेश्चंस भी उतने ही उठते हैं। कोई कहता है कि ग्रीन हाइड्रोजन, पाम ऑयल, एयरपोर्ट्स, माइनिंग सारे प्रोजेक्ट भैया अडानी को ही मिले जा रहे हैं। और कोई ये बोलता है कि ये वेल्थ राइज ना कर्जे की वजह से हो रही है और ये बहुत डेंजरस है। और इन सब बातों का अडानी की तरफ से कंप्लीट रिफ्यूजल भी आ चुका है। लेकिन इस कहानी में लास्ट वीक एक बड़ा ट्विस्ट आ गया जब एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने बहुत सारे सीरियस क्वेश्चंस और एलिगेशंस लगाए अडानी ग्रुप के ऊपर। इसकी वजह से इनकी कंपनीज के जो शेयर प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से नीचे आए हैं और इनकी पर्सनल वेल्थ में $10 बिलियन से भी ज्यादा का असर हुआ है। LIC को 18,000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया इस रिपोर्ट की वजह से। और शेयर मार्केट में चारों तरफ देखो तो सारे ग्राफ्स बस रेड ही दिखाई दे रहे हैं। अडानी ने इस रिपोर्ट को रिफ्यूट किया है, वो इस पर प्यूनिटिव एक्शन लेने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अडानी ग्रुप का इतना मीटियोरिक राइज कैसे हुआ, उन पे लगे क्वेश्चंस क्या हैं, इस रिपोर्ट ने क्या क्या पॉइंट्स उठाए हैं और ये रिपोर्ट बनाने वालों की हिस्ट्री क्या है। तो चलो एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं अडानी के वेल्थ राइज से। देखो, अडानी ग्रुप के पास ना 7 लिस्टेड कंपनीज हैं और ये काफी वेरीड एरिया में काम करती हैं। काफी फैला हुआ बिजनेस है, चाहे गैस हो, ग्रीन एनर्जी हो, पावर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ट्रांसमिशन हो, पोर्ट्स हो, पाम ऑयल हो, हर जगह इनकी कोई ना कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है। और इन्होंने साल 2022 में $10 बिलियन देकर ACC और अंबुजा को खरीद लिया था और इससे ये भारत के सेकंड बिगेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर भी बन गए। मीडिया सेक्टर में देखो तो NDTV और कुंटिलिन मीडिया में भी इनके शेयर्स हैं। और अडानी की कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी किसी मैजिक से कम नहीं है। साल 2021 में देखो तो इनकी कंपनीज ने 400% से ज्यादा की ग्रोथ करी थी। अगर कंपेयर करो अंबानी से तो उनके यहाँ बस 55% की ग्रोथ हो रही थी। तो जब इनकी कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ रहे थे तो अडानी की पर्सनल वेल्थ भी बढ़ रही थी। सिर्फ 2021 में देखें तो अडानी की पर्सनल वेल्थ $33 बिलियन से इंक्रीज हुई है। जीरो काउंट करते रहना, क्योंकि साल 2020 में इनकी पर्सनल वेल्थ सिर्फ $18 बिलियन थी। और 2022 में तो और भी क्रेजी ग्रोथ थी यार, जब अडानी की पर्सनल वेल्थ सितंबर में $136 बिलियन टच कर गई। सितंबर 2022 में ही अडानी की जो नेटवर्थ थी वो $156 बिलियन पहुंच गई। ये 12 लाख करोड़ रुपए होते हैं। मतलब इनकी पर्सनल वेल्थ से 1 करोड़ वाली लैम्बोर्गिनी 12 लाख बार खरीदी जा सकती है। हालांकि पर्सनल वेल्थ पैसों के फॉर्मेट में नहीं होती, इनके शेयर्स वगैरह कंपनीज में है, इसलिए राइज कर रही थी। अगर आप 2022 में ही देखो ना तो पिछले 5 सालों में इनकी अलग अलग कंपनीज ने 126% से लेकर 6000% तक की ग्रोथ रेट रजिस्टर करवाई थी, जो कि अपने आप में काफी फिनोमिनल है। अब भाई किसी के यहां पैसा बढ़ता है तो उस पर सवाल उठते ही हैं। तो पहला सवाल इनके ऊपर जो बहुत सारे लोगों ने लगाया कि भैया इनकी ग्रोथ ना कर्जे से हो रही है। अगस्त 2022 में जो फिच ग्रुप वाले ना जो रेटिंग वगैरह देते हैं, इनके एक यूनिट है क्रेडिट साइट। इन्होंने अडानी ग्रुप पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाल के बोला था कि ये कंपनीज डीपली ओवर लेवरेज्ड है। ये टफ वर्ड का मतलब होता है कि जब कंपनीज का रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से कर्जा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए। तो ये कहते थे कि इनकी जो ग्रोथ है वो डेट फ्यूल्ड है और इवेंचुअली ऐसा हो सकता है कि इनकी एक या उससे ज्यादा कंपनीज किसी डेट ट्रैप में फंसकर डिफॉल्ट कर जाएं और वो सिचुएशन भारत की मार्केट्स के लिए बड़ी डेंजरस हो जाएगी। और अगस्त 2022 में ही S&P ग्लोबल, ये दूसरी एजेंसी, ने एक रिपोर्ट निकालकर कहा था कि ये जो डेट लेकर कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, इससे इनकी रेटिंग पर प्रेशर बन रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भाई इनके फंडामेंटल्स फिलहाल काफी स्ट्रांग दिखाई देते हैं। अडानी ग्रुप ने इन सारी बातों पर रिप्लाई करके कहा कि हमारा जो डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है और कोई चिंता करने की बात नहीं है। अडानी की ग्रोथ पर दूसरा सवाल लोग ये उठाते हैं कि भैया इनको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही मिल जाते हैं। जैसे 2020 में इन्होंने एयरपोर्ट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू करा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोली लगाकर इन्होंने 6 एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। और भारत के सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट कृष्णापट्टनम पोर्ट का एक्विजिशन भी इन्होंने इसी साल किया। 2020 में ही इनको दुनिया के सबसे बड़े सोलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी काम मिला था और 2022 में NTPC को कोल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हें मिला। अगर आप न्यूज में थोड़ा सा भी नजर रखें तो अडानी को कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट मिले इसकी न्यूज अक्सर आती रहती है और कई सारे लोग आरोप लगाते हैं कि भैया इनकी गवर्नमेंट से काफी क्लोजनेस है, इसलिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अडानी ग्रुप का जवाब इसमें बिल्कुल साफ है। जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप एक बताओ जिसमें हमने एक भी काम विदाउट बिडिंग काम किया हुआ। अडानी ग्रुप की एक फिलोसॉफी रही है कि कोई भी चीज विदाउट बिडिंग अपने को टच नहीं करने का है।
कि अडानी ग्रुप अब इतना बड़ा हो चुका है कि इट इज टू बिग टू फेल। टू बिग टू फेल एक ऐसा टर्म है जो उन कंपनीज के लिए यूज किया जाता है कि अगर ये फेल हो गई ना तो सारा सिस्टम हिल जाएगा, इसलिए इनको कोई फेल नहीं होने देगा, सरकार को स्टेप इन करना ही पड़ेगा। लास्ट 2-3 साल में अगर आप देखें तो अडानी ग्रुप की अनप्रेसिडेंटेड राइज ने उन्हें टू बिग टू फेल बना दिया है। ये 13 पोर्ट्स के साथ भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर हैं। ये सबसे बड़े कोल ट्रेडर, कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। ये 8 एयरपोर्ट्स मैनेज करते हैं, इसलिए इंडिया के बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर भी हैं। दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर इन्हीं की कंपनीज हैं। भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी इनकी है। ये भारत के बिगेस्ट एडिबल ऑयल ब्रांड हैं। भारत के लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इनका है और भारत के लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर भी अडानी ही है। इसके अलावा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वाली LIC जो 50 मिलियन भारतीयों के $500 बिलियन से ज्यादा असेट मैनेज करती है, उसके $9.5 बिलियन अडानी ग्रुप की कंपनीज में लगे हैं एज ऑफ सितंबर 2022। ये वैल्यू अडानी की 5 कंपनीज के मार्केट कैप के ऑलमोस्ट 4.6% वैल्यू के बराबर है। अगर आप 2020 से 2022 में देखें, ये नंबर 10x हो चुका है। इसका मतलब अडानी ग्रुप की कंपनीज के लॉस होने से LIC का भी लॉस है। मतलब हमारे और आप जैसे आम आदमी के इंश्योरेंस पर भी डायरेक्ट रिलेशन है अडानी की कंपनीज से। भारत के बैंक भी अडानी ग्रुप से इंपैक्ट हो सकते हैं। 2022 के फिस्कल ईयर में अडानी ग्रुप के टोटल डेट में 21% बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB से था, 40% SBI से और 11% प्राइवेट बैंक से। तो ये क्लियर है कि अडानी इज टू बिग टू फेल। तो ऐसे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या कह दिया गया और उससे क्या क्या हो गया, आप ये समझ लेते हैं। देखो, जनवरी 25 को हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली अडानी ग्रुप के ऊपर। ये 106 पेज की रिपोर्ट थी जो इन्होंने 2 साल में बनाई थी। 32,000 वर्ड्स लिखे थे और 720 साइटेशंस के साथ इन्होंने काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे और 88 डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे अडानी ग्रुप से। हालांकि अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट के आते ही इसे रिफ्यूट कर दिया और यह कहा कि इनके एलिगेशंस मैलिशियस हैं और बेसलेस हैं। इन्होंने एक 19 स्लाइड की प्रेजेंटेशन में अपने पॉइंट्स रखे और यह भी कहा कि भैया इस कंपनी पे तो अब हम प्यूनिटिव एक्शंस भी लेंगे। इसके जवाब में 26 जनवरी को हिंडनबर्ग ने बोला कि भैया लीगल एक्शन करते हो तो कर दो, लेकिन US में करना, क्योंकि यहां पर हम आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट मांग लेंगे जो अभी हमारे पास नहीं है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो 88 क्वेश्चंस हमने पूछे थे उसका पॉइंट बाय पॉइंट रिस्पॉन्स भी हमें चाहिए। इसके रिस्पॉन्स में अडानी ग्रुप ने 29 जनवरी को 400 पेजेस से भी लंबी एक डिटेल्ड रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें इन्होंने हिंडनबर्ग के सारे एलिगेशन को पॉइंट बाय पॉइंट रिफ्यूट किया है। हालांकि हिंडनबर्ग 30 जनवरी को कहता है कि भैया आपने जो जवाब दिए हैं वो या तो आपने साइड स्टेप करें या हमारी बातें कंफर्म करी, और बहुत सारी बातों का अभी भी आपने जवाब नहीं दिया है। अब अडानी ग्रुप ने क्या रिस्पॉन्सेज दिए, इससे पहले ये देख लेते हैं कि हिंडनबर्ग ने क्या एक्यूजेशंस लगाए थे। और भैया ये हिंडनबर्ग रिसर्च है किस चिड़िया का नाम? हिंडनबर्ग के सीरियस एक्विजिशंस में एक है कि अडानी ग्रुप की 578 सब्सिडरीज हैं जो कि शेल कंपनीज हैं और टैक्स हेवन लोकेशन जैसे मॉरिशस और केमन आइलैंड्स में लोकेटेड हैं। ये कहते हैं कि इन कंपनीज का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस एकदम मिनिमल है। ये कहते हैं सेबी के रूल के अकॉर्डिंग इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास उसके 75% से ज्यादा शेयर नहीं होने चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन आपको पता है तो उसके बेसिस पर आप उसका शेयर मार्केट में जो स्टॉक है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। हिंडनबर्ग ये कहता है कि अडानी ग्रुप की सब्सिडरीज के थ्रू अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स 75% से ज्यादा स्टॉक होल्ड करते हैं और अपने स्टॉक को आर्टिफिशियली पंप करके उनकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज करते हैं। रिपोर्ट ने यह भी एलिज किया है कि भाई अडानी ग्रुप ने अपने लॉसेस को इन शेल कंपनीज में ट्रांसफर किया है और इनसे लोन भी लिया है जो अपनी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन नहीं करा। दूसरा बड़ा एलिगेशन इन्होंने लगाया ऑडिट को लेकर। रिपोर्ट ने यह एलिज करा कि अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी गैस के जो इंडिपेंडेंट ऑडिट करने वाली फर्म है उसमें बस 11 एम्प्लॉइज काम करते हैं और मोस्टली वो अपनी 20s में हैं। इससे पहले उन्होंने किसी भी बड़ी फर्म को ऑडिट भी नहीं किया है। बाकी एलिगेशन इन्होंने लगाए कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक मैनिपुलेटर्स के साथ भी काम किया हुआ है। इनके सीनियर मैनेजमेंट के अंदर नेपोटिज्म है और इन्होंने टैक्स पेयर्स के फंड्स को इनएप्रोप्रिएटली यूज किया है। अब सवाल आता है कि हिंडनबर्ग क्या है? देखो, हिंडनबर्ग एक ऐसी रिसर्च फर्म है जो ऐसे बिजनेसेस के बारे में अलग अलग रिपोर्ट लिखती रहती है और शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि किसी की कंपनी का शेयर गिरेगा इस बात पर आप बेट लेते हो और प्रॉफिट कमाते हो। ये कैसे काम करता है इसको छोटे लेवल पे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो किसी कंपनी का शेयर प्राइस आज 1000 रुपए का है। मैं आपसे कहता हूं मुझे 1000 रुपए दे दो, एक शेयर प्राइस की वैल्यू होती है। कल ना मैं आपको इसका एक शेयर वापस कर दूंगा।
और कल के दिन मान लो शेयर 500 रुपए का हो गया, तो मैंने 500 रुपए खर्च करके शेयर खरीदा, आपको वापस कर दिया और बचा 500 मेरा प्रॉफिट। ये होता है शॉर्ट सेलिंग। यहाँ एक शेयर नहीं बल्कि करोड़ों के शेयर्स खरीदे जाते हैं और उनके गिरने पर शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन सपोज करो अगर शेयर ना गिरे, अगर शेयर नहीं गिरा होता तो जो 1000 रुपए मैंने आपसे लिए थे, कल के दिन वो शेयर मान लो 1200 का मिल रहा है, तो मुझे 200 रुपए अपनी जेब से डाल के वो शेयर लेना पड़ता और आपको वापस करना पड़ता। यहां पर मेरा लॉस हो जाता। हिंडनबर्ग बस इसी मॉडल पर काम करती है। जिस कंपनी को उन्हें शॉर्ट करना है उसके शेयर ये बोरो करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, जब शेयर गिर जाता है तो जितना वो गिरता है उतना इनका प्रॉफिट होता है। हिंडनबर्ग ने 2020 से ऐसी 30 कंपनीज को शॉर्ट किया है और काफी सारे केसेस में स्टॉक्स एक्चुअली नीचे गए हैं, मतलब उनका प्रॉफिट हुआ है। तो अब सवाल आता है कि अडानी ने इन सारे एलिगेशंस पर क्या जवाब दिया। 88 में से 68 क्वेश्चंस अडानी कहते हैं ये ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है हमारी एनुअल रिपोर्ट्स में और अलग अलग डिस्क्लोजर्स में प्रॉपरली डिस्कस किए गए हैं। रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस में 16 क्वेश्चंस पब्लिक शेयर होल्डर्स और उनके सोर्सेस ऑफ फंड से रिलेटेड हैं। बाकी 4 क्वेश्चन ये कहते हैं बेसलेस एलिगेशंस हैं। अगर डिटेल में देखें तो ये कहते हैं जो 18 क्वेश्चंस हैं इसमें कोई नई फाइंडिंग नहीं है, ये पुरानी एलिगेशंस हैं जिसमें जुडिशरी के फैसले भी अडानी ग्रुप के फेवर में आ चुके हैं और ये सब कुछ इनके इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स के साथ ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। बाकी 32 क्वेश्चंस के लिए अडानी ग्रुप ने कहा कि एक सिलेक्टिव और बायस्ड पिक्चर पेंट करने की कोशिश है उन फैक्ट्स को उठाकर जो कि ऑलरेडी अडानी के एंटिटीज के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में ही लिखी हुई है। ये भी क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट थर्ड पार्टीज के द्वारा अप्रूव्ड है और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉ को फॉलो करते हैं। कुछ एलिगेशंस जो ऑफशोर एंटिटीज के बारे में लगाए गए, इनको अडानी ने एविडेंस लेस रेकलेस क्लेम बताया है और यह भी कहा है कि ये प्योरली अनसब्सटैंशिएटेड स्पेकुलेशन पर बेस्ड है और मिसलीडिंग है। अडानी ने क्वेश्चन नंबर 34 और 62 से 71 तक के क्वेश्चंस को यह कहा है कि सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन पर बेस किए गए इंसिनुएशंस हैं और बाकी के कुछ क्वेश्चन अडानी ने कहा कि भैया ये हमारे पब्लिक शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है और एक पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कोई भी खरीद सकता है वो अपने पब्लिक शेयर होल्डर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही उसके पास उन सब की इंफॉर्मेशन होती है। और ऑडिट के बारे में अडानी ने बोला है कि भाई हमारी ऑडिट कमेटी में 100% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं और इनकी रिकमेंडेशन पर ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं जो कि ग्लोबल 6 या फिर रीजनल लीडर्स होते हैं। बाकी इन्होंने बोला है कि भाई हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है जो प्रॉफिट बनाने के लिए भारत की इतनी बड़ी कंपनी पर अटैक कर रहा है। इनकी बातें झूठी और इल्लीगल हैं। अडानी के रिफ्यूजल के बाद भी देखा जाए तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का अडानी के शेयर्स पर एक बड़ा इंपैक्ट दिखाई देता है और इसकी टाइमिंग भी काफी सस्पिशियस है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये रिपोर्ट तब आई जब अडानी ने 20,000 करोड़ का एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर निकाला है। एफपीओ के थ्रू कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक से फंडिंग रेज करती है। देखो आईपीओ तो आपने सुना ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो कंपनीज करती हैं जो पहली बार पब्लिक बनती हैं। पब्लिक बनने के बाद में अगर फंडिंग उठानी हो तो कंपनीज एफपीओ निकाल के फंडिंग उठाती हैं। अडानी ग्रुप ने भी निकाला और उसी दिन ये रिपोर्ट निकल के आ गई। इस रिपोर्ट की वजह से अडानी के स्टॉक्स 20% तक लॉसेस में चल रहे हैं। एलआईसी ग्रुप को 19,000 करोड़ रुपए तक का लॉस हुआ है और इंडियन मार्केट में चारों तरफ बस रेड ही रेड ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। गौतम अडानी की पर्सनल वेल्थ भी डाउन हुई है और वो दुनिया के 3rd रिचेस्ट पर्सन से 7th रिचेस्ट हो गए थे। हालांकि इस रिपोर्ट की टाइमिंग से अडानी के एफपीओ पर भी इंपैक्ट हो सकता था, लेकिन रिसेंटली इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने $400 मिलियन इन्वेस्ट करे हैं इनके एफपीओ में। तो अगर देखा जाए तो मामला बहुत ऑनगोइंग है और हर रोज इसमें नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे कि अडानी के पॉइंट बाय पॉइंट रिफ्यूजल पर भी हिंडनबर्ग कहता है कि आपने बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दिए। तो दोनों तरफ से एलिगेशन और एक्यूजेशन चल रहे हैं। अगर सच बताऊं तो कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता कि अभी क्या सही है क्या गलत है। कुछ वीक्स में मामला क्लियर होगा तो एक फॉलोअप वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी तक की स्टोरी मैंने अपना बेस्ट एफर्ट लगा के आपको एक्सप्लेन करी है। और ये स्टोरी सुनानी इसलिए जरूरी है क्योंकि अडानी ग्रुप इज नाउ टू बिग टू फेल और अगर अडानी ग्रुप पर कोई इंपैक्ट आता है तो हमारी शेयर मार्केट हिलती है, हमारी इकोनॉमी पर भी डेंट लग सकता है। इसलिए इसके बारे में लगातार पढ़ते सुनते रहना और अगला कोई अपडेट आएगा तो एक डिटेल वीडियो इसका फॉलोअप आप तक लेकर आऊंगा। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स।